जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं मयंक श्रीवास्तव आपके लिए मैथ्स को सो इजी बनाता हूं। जैसा कि अभी हम लोग अपने इस ऑनलाइन क्लास में जो अपनी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, उसमें अभी हम लोग यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसको टारगेट करके चल रहे हैं। और उसमें जो सीसेट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, जिसको आप मैथ्स भी बोलते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखते चल रहे हैं। हम लोगों ने 2012 से क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। 2012 से जो भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, देखा, और उसके बाद आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो वो हमारा 2021 के सेशन का, यानी 2021 में जो सीसेट का एग्जामिनेशन हुआ था पीसीएस में, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग देखेंगे। और इसी तरीके से डेली एक प्रैक्टिस सेशन को करेंगे। डेली प्रैक्टिस करने का, और क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगी। फिर से मैं बता दूं कि क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेगी, जिसमें हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस को करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि डाउट आपको जहां पे भी होगा, उस डाउट को आप जरूर से पूछेंगे, ठीक है ना। उस डाउट को आप जरूर से पूछेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, लिंक में आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को वहां पुटअप कर सकते हैं। वहां से आपके जो क्वेरीज हैं वो मेरे पास तक आएंगी और मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको बोर्ड पे समझाना चाहिए लाइव क्लास के दौरान, तो वो भी मैं बोर्ड पे उस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैथ्स आपको रटना नहीं है। मैथ्स आपकी रटने की चीज नहीं है। मैथ्स क्या करना है आपको? मैथ्स आपको समझना है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मैथ्स क्या करना है आपको, ये रटना नहीं है। मैथ्स आपको क्या करना है, ये समझना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो अपना क्वेश्चन देखेंगे वो 2021 में पूछे गए उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस हमारे सी सेट में पूछे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं समय भी देता हूं, तो वो समय भी आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अभी मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। तो 1 मिनट के समय में आपको क्वेश्चन को करना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 7, 28, 63, 124, 215, 342 एंड 511। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। श्रृंखला क्या दी हुई है? 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511। इनमें से कौन सी गलत श्रृंखला में, इस श्रृंखला में उसको नहीं होना चाहिए था, वो गलत है, ठीक है। तो इसको आपको देख के करना है कि आप क्या करेंगे। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सीरीज के क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा फंस भी जाते हैं बच्चे इसमें, तो ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। चलिए, इत्मीनान से करिए। समय आपके पास पर्याप्त है, उस समय का उपयोग करिए, उसके अंदर आंसर को करना है आप लोगों को। फास्ट। जल्दी 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 जल्दी। ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो उन सारी चीजों को समझ के, देख के, अच्छे से सब करना है ना। कुछ भी सीरीज है ना, तो किसी भी तरीके से सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन ध्यान से उसको देख के समझ के करना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको समझ में आएगी, क्या लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दी हुई है, पहले उसको लिख लेते हैं। 7, 28, 63, 124, 215, 342 और एक अपना 511। ठीक, इतनी चीजें आपको लिखी हुई हैं यहाँ, इतनी चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर हम करें यहाँ पे सॉल्व, यानी ये सारे के सारे किसी ना किसी पैटर्न को तो फॉलो कर ही रहे होंगे, उसी पैटर्न पे इनको आना चाहिए। उस पैटर्न के इतर तो ये जा नहीं सकते, उस पैटर्न के अलग तो ये हो नहीं सकते।
तभी तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हो आप स्टैट की भाषा में, या कुछ एक ऐसा पैटर्न होता है जो ये पूरे के पूरे सीरीज भर फॉलो करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड टर्म जहां तक भी टर्म जाएंगे एन टर्म तक, वो उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी वो सीरीज होती है, तभी वो श्रृंखला होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हम इसको 2 का क्यूब माइनस 1 करें तो मिल जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से इसको भी करना चाहिए, तो हम 3 का क्यूब माइनस 1 करें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया। इसको करो 4 का क्यूब 64 माइनस 1 देखो कर रहा है। 5 का क्यूब ये भी कर रहा है 125 माइनस 1। 6 का क्यूब 216 माइनस 1। 7 का 343 माइनस 1। 8 का 512 और माइनस 1। ये सारे के सारे सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक यही है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन 28 जो सी पे दिया है, इन सीरीज में जो बी स्थान पे है, यानी 28 नंबर पे है, सेकंड स्थान पे है, 28 जो है वो आपका इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इसलिए वो क्या है, इसमें ऑड। कैसे पता चला, हमने देखा कि 2 का क्यूब किया 8 में से 1 घटाया 7 आ गया, तो यहां 3 का क्यूब में से माइनस 1 किया तो नहीं आया, क्योंकि 26 हो जा रहा था। यहाँ 26 होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है, 26 हो जा रहा था, लेकिन दिया 28 यानी प्लस 1 हो गया, तो ये तो ऑड हो गया ना। बाकी सब देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 चल रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये ऑड हो गया। सीरीज में ये रॉन्ग है सीरीज के हिसाब से। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर each of which is not only exactly divisible by 4 but also 4 as a digit। एक से लेकर 4 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो, बल्कि उनमें 4 का अंक भी आता हो। ठीक है, मतलब 4 से केवल विभाजित नहीं होना है, 4 का अंक भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर, मतलब समझ लो जैसे आप मान लो 12। ठीक, 12 क्या है, वो 4 से विभाजित तो हो रहा है, लेकिन 12 में यानी 12 में कोई भी एक डिजिट 4 नहीं है, तो ऐसा नंबर चाहिए जैसे 4 हो गया खुद, तो 4 से डिवाइड भी हो रहा है और उसका डिजिट भी एक 4 आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से आपका 24 हो गया, इस 4 से डिवाइड डिविजिबल भी है, वो डिवाइड भी हो जा रहा है, और 4 इसमें 24 में 2 और 4 यानी 4 एक डिजिट भी आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 1 से 100 के बीच वाले संख्याएं हैं, और वो 4 से विभाजित भी हो, 4 से डिवाइड भी हो, और उसके साथ साथ प्लस उसमें एक डिजिट 4 का आना भी चाहिए। पहले तो 1 to देख लो आप, 4 तक में समझ लो, फिर उसका 4 का टेबल पढ़ लोगे। ठीक है, तो 40 तक का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो है उसको चेक कर लो, फटाफट से चेक करना है बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। कोई बहुत ऐसा टफ या कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको दिक्कत है। ध्यान से देखो, बस देख के करो, फास्ट 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 फास्ट। अच्छा, आंसर मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आंसर का आप लोग प्रयास किया करिए कि आप आंसर को दे सके 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर ही अगर आप आंसर को दे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश हमेशा किया करिए कि 30 सेकंड के अंदर आप आंसर को दे दें। समय भले मैंने आपको दे दिया ज्यादा, लेकिन आंसर आपको कम देना है समय में। ठीक है, जल्दी से। चलो, समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, ये चीज पता करना है। तो अब जरा देखो, सबसे पहला नंबर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का टेबल पढ़ो, 4 के बाद क्या आएगा ऐसा नंबर, 6 टाइम्स में 24 आएगा। 24 के बाद क्या आ जाएगा, 40 आएगा। ठीक, 48 के बाद क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 के बाद क्या आएगा, उसको देखो। बस ये आपको देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, करना इसमें कुछ अलग से नहीं है। 4 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, ये सारी चीजें जो दी हैं। और इसमें क्या है, 48 के पहले भी एक नंबर आ जाएगा ना, यहाँ पे 44 भी तो आएगा।
ठीक है, 44 भी आएगा, 48 भी आएगा। अब ये सारे नंबर डिविजिबल हैं 4 से, लेकिन और इसमें एक चीज जो एक कंडीशन और रख दी कि एक डिजिट 4 चाहिए, तो सब में देखो एक एक डिजिट 4 भी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फॉलो करना, खाली 4 से डिविजिबल नहीं चाहिए। उसके बाद एक एक डिजिट क्या होना चाहिए, एक एक डिजिट आपका 4 होना भी उसमें अनिवार्य है। इसके बाद जाओगे 48 के बाद तो क्या हो जाएगा, 48 के बाद अगर हम करें 64, 64 भी हो जाएगा। 64 के बाद अगर 48 है तो 84 भी होगा। ठीक, इतने ही। हाँ, बस इतने ही नंबर होंगे। ठीक, यानी कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितनी संख्या होंगी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 7 है। ये 7 ऐसी संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में होंगी जो 4 से डिविजिबल भी होंगी और जिसमें एक डिजिट 4 भी होगा। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल भी होंगी और इसमें एक डिजिट 4 भी होगा। ये कंडीशन दे दिया था, खाली डिविजिबल नहीं पूछा था, तो इसलिए ध्यान रखें। चलो अगला सवाल, A, B and C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A complete the work if he is assisted by B and C on every third day? A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में A उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन B और C के द्वारा सहायता प्राप्त करता है? ऑप्शन है 15, 18, 12 या 16, इनमें से कितने दिन में वो करेगा? ध्यान रखना, प्रत्येक तीसरे दिन में, डेली काम नहीं कर रहे हैं वो बी और सी। ए तो डेली कर रहा है लेकिन बी और सी का वर्क डेली का नहीं है, तो बी और सी का वर्क कब है, हर तीसरे दिन का है, तो उसी हिसाब से आप करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से करना इसको। फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी से, 3 दिन पे कर रहा है, ये ध्यान रखना, तीसरे दिन, यानी पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन फिर जाके क्या होगा, काम कौन आ जाएगा साथ में, बी और सी भी उसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है आपका, समय समाप्त। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम क्यों लेते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। ठीक, ये क्या होता है आपका डेज, ये क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है। ये कैसे आता है, एलसीएम लेने से आता है। और ये चीज क्या होती है आपकी, ये ध्यान रखना, ये आपकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता होता है, कितनी कार्य करने की क्षमता है। जैसे यहाँ ए की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में 3 काम कर लेगा, बी की कार्य क्षमता क्या है, वो एक दिन में 2 काम कर लेगा, और सी की कार्य क्षमता क्या है, वो एक दिन में 3 काम कर लेगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 3 डेज। 3 दिन में कितना काम होगा, ए काम करेगा 2 दिन, यानी 3 प्लस 3, ये किसका काम हो गया, ये ए का काम हो गया, और प्लस बी और सी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 6, 3 3 6, और इन सबका कितना होगा, अच्छा तीसरे दिन तो ए बी और सी तीनों हो जाएंगे ना, तो प्लस ये तीसरे दिन का भी 3 दिन होगा ना, 1 सेकंड रुक जाओ, ये देखो गलती हो गई, देखो ए पहले दिन का 3, ए दूसरे दिन का 3, ए तीसरे दिन का 3, और फिर तीसरे दिन कौन रहेगा, बी 2 और ए सी का 1। ठीक, तो 3 3 6 3 9 और ये 3, यानी कितना हो गया
12 काम होगा कितने दिन में? 12 काम होगा कितने दिन में? प्रति 3 डेज में। ठीक है, प्रति 3 डेज में। अब देखो काम करना कितना है टोटल, तो काम करना हमको इंटू, यहां पे टोटल काम करना कितना है? टोटल 60 काम करना है। तो 12 काम 3 दिन में हो रहा है। अगर इसमें हम इंटू 5 करते हैं तो हमको यहां पे इंटू 5 करना पड़ेगा। क्यों इंटू 5 करेंगे? तो यहां पे काम कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया हमारा 60 काम, जो काम हमको टोटल करना था। और ये कितना दिन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15 दिन। यानी 15 दिन में वो इस काम को पूरा कर लेगा। जो यहां पे ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है। समझ में आया ना? कहां से होगा ये? आपने क्या किया? एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लिया आपने कि टोटल काम कितना करना है। तो टोटल काम आपको 60 करना है। ठीक है, 60 काम करना है आपको टोटल। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कह रहा है हर तीसरे दिन बी और सी ए को असिस्ट कर रहे हैं, यानी हर तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। यानी पहले 2 दिन ए काम करेगा, तो पहले दिन में ए काम करेगा तो 3, दूसरे दिन में भी 3, और तीसरे दिन भी तो कर रहा है ना, तो 3, यानी 9 काम तो ए का हो गया 3 दिन में, और बी का 2 काम और 1 काम तीसरे दिन खाली होगा। तो ये 3 इधर जुड़ गया, यानी 12 काम ये तीनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कितना करना है? 60 काम। तो 12 में इंटू 5 करेंगे तो 60 काम आ जाएगा। तो अगर हमने इसमें 5 का गुणा किया है, 5 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमें डेज में भी 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो डेज में भी हम 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डेज। यही हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी दी आंसर। तो ये तीनों मिलके इस काम को, या ए, बी और सी की सहायता से इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर वो हर तीसरे दिन उसके सपोर्ट में आ रहे हैं तो ये समाप्त होगा आपका 15 दिन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चूज द पेयर ऑफ नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। 42, 4, 34, 6, 28, 6, 14, 12। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा अलग है, किस तरीके से, यानी ये भी कोई एक पैटर्न होगा और इस पैटर्न को कोई एक इनमें से फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा वो है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन? 42, 4, 34, 6 और 28, 6 और 14, 12। अब देख के 2 ही ऑप्शन आपको चूज करना है। देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ कि 2 में से ही एक ऑप्शन है जो नहीं होगा। बहुत आसान सा है, कोई टफ नहीं है। सीरीज को लेकिन क्रैक करना आना चाहिए आपको, कि सीरीज कैसे आप क्रैक करोगे, सीरीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी आप इसको कर पाओगे। है तो बहुत इजी लेकिन टाइम टेकिंग भी है, अगर फंस गए तो टाइम ले लेगा। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या दिया है? तो पहला हमको दिया है 42 और 4। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 34 और 6। तीसरा क्या दिया है? 28 और 6। चौथा क्या दिया है? 14 और 12। अब देखो ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये सी और बी में से ही कोई एक है जो इसमें नहीं है, क्योंकि बाकी सब में देखो सेकंड डिजिट अलग अलग है, इन दोनों में सेकंड डिजिट कॉमन आ गया, मतलब सेकंड नंबर नॉट डिजिट, सेकंड नंबर कॉमन आ गया। 6 उसमें बी में भी है, 6 सी में भी, तो होगा नहीं, नहीं तो पैटर्न वो फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं और देखते हैं। देखो यहां इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 168। यहां इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 204। चलो यहां इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 168। यहां इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 168। अब आपको समझ में आया, ये नंबर अलग है इसमें से। ठीक, क्यों? क्योंकि बाकी में जब हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों नंबर का गुणनफल प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब 168 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है 34 और 6, इसका गुणनफल करने पे हमको नहीं मिल रहा है। 6, 24, 6, 18। हाँ ठीक, ये क्या मिल जा रहा है हमको? 204 मिल जा रहा है। तो यानी वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो इस सीरीज का पार्ट आपका नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल। देखो ये सीरीज के क्वेश्चन में ध्यान रखना,
बस यही आपको ध्यान देना होता है कि किस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बस पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा ना तो इजी वे में निकाल ले जाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। At what rate of compound interest per annum will a sum of rupees 1200 becomes rupees 1348.32 in 2 years? किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की धनराशि 2 वर्ष में 1348.32 रुपए हो जाएगी? ऑप्शन है 5%, 4%, 3% या 6%। एंड ये रहा आपका टाइमर शुरू। करो ध्यान से, करो ध्यान से, एकदम अच्छे से। दो साल यानी 2 साल का मतलब उधर स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी को, तभी हो पाएगा। करो फटाफट से, इत्मीनान से देखो, ध्यान से करो। कहीं डाउट हो तो पूछते चलना, ठीक है ना? कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं। अगर कहीं भी डाउट है आपको किसी तरह का तो आप पूछ लीजिए, मैं भी आपका कमेंट देख रहा हूं, बता सकता हूं आपको। ध्यान से करिए इसको, जहां भी डाउट हो उस डाउट को पूछते चलिए। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के एकदम सिंपल से फॉर्मूले पे लेके चलो, कोई इसको बहुत टफ करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बहुत अलग से इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आओ जरा देखते हैं सिंपल फॉर्मूले से। तो सिंपल फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक, अमाउंट को किसके बराबर करते हैं? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स की ये बात कर रहा है। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपसे क्या कह रहा है, कितना बन जाना चाहिए? तो इसको अमाउंट दे दिया हमको 1348.32। किससे बनेगा ये? तो 1200 का जो प्रिंसिपल है इसी में कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ये अपने मन से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, नंबर एक तरफ डाल देते हैं, वेरिएबल एक तरफ डाल देते हैं। तो यहां जब हम करेंगे तो 1348 पॉइंट हटा के 32 कर देते हैं, अपॉन में 1200 और 20 और आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी 100 का मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो नीचे वाली वैल्यू तो 12 से कट रही है, ठीक है, ये वैल्यू तो हमारी 12 से कट रही है, तो ऊपर वाली को चेक कर लेते हैं 12 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो 12 से अगर इसको करेंगे, हाँ तो कट रहा है, ठीक है, 12 से ये इजी वे में कट जाएगा। अब इसके बाद देखो किससे कट रहा है, ट्राई करो थोड़ा, अच्छा कमेंट करते रहना ताकि मैं देख सकूं और जहां डाउट हो आपको बता भी सकूं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये किससे कट रहा है, 12 से कटने के बाद तो 4 से अगर काटे, हाँ 4 से काटो, 4 से ये 2500, ठीक है। 4 से इसको कट करो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 32, 32 ये हो गया 0, हाँ ठीक तो है, कट गया। अब 2809 और ये कटेगा नहीं आगे, 2500, ठीक, ये बराबर किसके है? 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2। अब यहां देखो पावर 2 है तो हमको इधर भी क्या करना होगा, इस तरफ भी पावर 2 कर देंगे तो दोनों तरफ की वैल्यू, या ये कह लो कि ये इधर आएगा तो ये इधर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9, 53 का होगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये आपका 53 का स्क्वायर हो जाएगा। 2809 किसका स्क्वायर होगा? ये 53 का स्क्वायर होगा। और 250 किसका होगा? ये
50 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप करोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 53 अपॉन में 50, ये 1 उठा के इधर कर दो, -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका R अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो रूट होगा ये 53 का, ये तो 50 का है, ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये 50 का है, ये किसका है 53 का। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ देखोगे वैल्यू आप 3 अपॉन 50, ये बराबर किसके हो गया, R अपॉन 100 के। अब यहाँ पे 550 से इसको कट करोगे 2 टाइम्स में, तो 3 इंटू 2 बराबर R आ गया, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% का यहां से मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। ये आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मिल गया। समझ में आ गई बात ना, कहीं भी डाउट हो, जिस पॉइंट पे डाउट हो उस पॉइंट पे पूछ लेना। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी डाउट हो उस पॉइंट पे पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना। अच्छा टेबल देखो, ये जितना बड़ा आप इसको डायरेक्ट 48 से करते तो 48 से डायरेक्ट कट हो जाता है ये 2809 में, और ये भी आपका डायरेक्ट कट हो जाता है, लेकिन 48 का टेबल तो याद होगा नहीं, तो 12 का कर लेते। जब आपने नीचे देखा वैल्यू 12 से कट हो जा रही है तो ऊपर वाला भी चेक कर लो 12 से कट हो जा रहा है कि नहीं। अब ये 1,20,000 तो आप इजीली देख सकते हो कि ये 12 से कट हो रहा है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को भी चेक कर लो कि 12 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कट हो गया तो हमने 12 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, यानी 48 से बेसिकली दोनों कटा, तो 48 से कटा तो 2809 और 2500 हमको मिला था। ठीक है, अब उसके बाद हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास 6% की आ गई है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। Sonia sold an article at a gain of 16%. If she had bought at 4% less and sold it for rupees 8 more, she would have gained 25%. The cost price of the article was. सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8% अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ऑप्शन है 200, 220, 225 और 250। तो आपका समय शुरू होता है अब। 25% का लाभ मिलता, ध्यान से करो, बहुत आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इत्मीनान से देख के करो। 25% लाभ 1/4, आंसर 200 या 220 में होगा, क्योंकि 1/4 से 200 कट रहा है या 220 कट रहा है, दो ही वैल्यू कट रही है, 200 या 220 में से ही कुछ होगा। फास्ट, चलो समय हो गया समाप्त। चलिए देखते हैं। सीपी की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि पहले सीपी कितना था, 100 था, तो इस तरीके से इसका पहली बार का एसपी कितना होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा था, 16%, यानी कितना 116। अब अगर हम नए सीपी की बात करें, ठीक है, न्यू सीपी की बात करें तो कह क्या रहा है, लिख देते हैं सीपी न्यू। क्या रहा है आपसे यहां पे कि अगर इसको 4% कम में खरीदा होता, तो 100 में खरीदा है तो खरीदा कितने में होता है, ये 96 में खरीदा होता। और एसपी, जो नए एसपी की बात कर रहे हैं, कह रहा है इसमें क्या होता है, इसको 25% का प्रॉफिट होता। तो अगर 96 का 25% करेंगे यानी 125% करेंगे, तो 96 इंटू 5/4, 4 से आप इसको कट कर लीजिए, हाँ कितना आ गया ये 120। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम यहां पे
बात करें तो कितने यूनिट का चेंज हुआ, तो हमने यहां पे देखा कि ये 4 का चेंज हुआ। ठीक है, जब ये 4 का चेंज हुआ तो रुपए में कितने का चेंज हो गया, 8 का। किसकी वजह से ये 4 का चेंज हुआ, ये 8 रुपए अधिक करने की वजह से ये इसका चेंज हो गया है यहां पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर 4 बराबर 8 के है, तो अगर 4 बराबर 8 के है तो इसका मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो आपसे उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस था कितना, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100, यानी कितना रुपया, ये हो जाएगा आपका 200 रुपए इसका आंसर। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका 200 रुपए इसका आंसर। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, मैं इसको इधर कर दे रहा हूं। ठीक, चल, अगर इसको आप दूसरा दूसरा तरीका हम देखते हैं, इस तरीके को हम बॉक्स में कर देते हैं। दूसरा तरीका जो एकदम सिंपल तरीका है, अगर उससे देख लो, तो किसकी बात कर रहा है, पहले सीपी की बात किया, फिर किसकी बात किया, एसपी की बात किया। हम सीपी को मान लेते हैं कि सीपी एक्स था, तो ये पहली बार जब बेच रहा है तो एक्स के 116% पे इसने बेच दिया। दूसरी बार कह रहा है कि अगर ये इसको 4% कम पे खरीदता है, यानी जितने में खरीदा उसके 96% पे ये क्या करता है, इसको खरीदता, और इसको 8 रुपए अधिक में बेचता है, यानी अभी जितने में बेचा उसमें 8 रुपए क्या करता है, ये जोड़ लेता, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। यानी इस टोटल के कितने परसेंट पे बेचता है, ये 125% पे बेचता, और ये दोनों क्या होता है आपका, ये दोनों यहां से बराबर वैल्यू आ जाती। अब इसमें से जो चीज काट सकते हो उसको काट दो। कैसे काटोगे, 5 से 25 से कट करो, 25 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और ये 4 टाइम्स में। 4 से इसको कट करो, 4 से इसको कट करोगे कितने टाइम्स में चला जाएगा, जितने टाइम्स में आ गया था उतने टाइम्स में जाएगा, कितना 24। अब इसको जरा आप देखो सॉल्व करके, तो यहां पे आपको वैल्यू क्या मिली, एक्स का 120%। ठीक है, इसको परसेंट डायरेक्ट लिख लेते हैं, नीचे 100 है तो परसेंट तो लिख ही सकते हैं। ठीक, एक्स का 120%। अब इसको इधर अगर ले आए तो माइनस एक्स का 116%, और ये बराबर किसके बच रहा है यहाँ पे, ये बराबर बच रहा है आपके 8 के। ठीक है, किसके बराबर बच रहा है, 8 के। तो एक्स का 4% वैल्यू जो आएगी ये किसके बराबर आएगी, 8 के। तो जब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100 अपॉन में 4 हो जाएगी। तो कितना रुपया आ गया, देखो यहाँ पे 200 रुपया आ गया। ठीक, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों मेथड में से किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेथड सही है, चाहे आप इसको करिए और या तो आप इस वाले मेथड को करिए। जिस भी मेथड को आपको करना है उस मेथड को आप अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप दोनों मेथड को देख सकें आराम से। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। दोनों में से जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से बेटर है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, उसको आप अडॉप्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगता है। कुछ पूछना है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, या तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, वहां पे आप भेज दीजिएगा कि सर ये वाला पूछना था, ये समझ में नहीं आया था, मेरे पास तक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, if the ratio of the outer and inner perimeter of a circular path is 23:22 and the path is 5 meter wide, then the diameter of the inner circle will be। यदि एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी तथा भीतरी परिमाप का अनुपात 23 संबंधी 22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो, तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा 110 मीटर, 220 मीटर, 230 मीटर या 55 मीटर। क्या होगा, समय शुरू होता है आपका अब, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप, फटाफट से, फास्ट, जल्दी से बताइएगा। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये, मेंसुरेशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं आराम से इसको। मेंसुरेशन अभी हम लोग देखो, सारी क्लासेस हम लोगों को बेसिक से करनी है। अभी ये 2021 का अपना आज हो गया, कल 22 का हो जाएगा, परसों 23 का हो जाएगा। तो ये हमारा जो पीवाईक्यू है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इजी वे में फिर बाकी और चीजें कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना आराम से।
जल्दी जल्दी से करिए। दोनों के आपको दिया हुआ है पेरीमीटर का रेशियो, यानी जिसको आप सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है, परिमाप परिधि, उनका आपको दिया हुआ है। तो फंसना नहीं है, आराम से देखना है और देख के करना है। चलो समय समाप्त। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। ड्रॉ करके तब उधर ले जाते हैं। देखो कुछ इस तरह का फिगर ये, हाँ, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक, सर्कुलर पाथ है तो इस तरह का बनेगा। अब इसमें देखो दो रेडियस आ जाएगी आपकी, ठीक है। रेडियस कहां से कहां तक आएगी? तो पहले रेडियस की हम बात करें तो पहला रेडियस जो स्मॉल वाला होगा वो आपका यहां से यहां तक होगा, ठीक। दूसरा रेडियस कहां रहेगा? दूसरा रेडियस जो कैपिटल आर होगा वो आपका पूरा यहां से यहां तक होगा। एक आउटर वाले का होगा, एक इनर वाले का होगा। एक चीज लेकिन आपको क्वेश्चन में और दे दिया है, क्वेश्चन में एक चीज और क्या दे दिया है? क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया है कि ये कितना है, ये आपका 5 मीटर है। ये चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई आपकी 5 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम भी उसी के हिसाब से चलेंगे, अलग से तो चलेंगे नहीं, ठीक। यानी अगर हम बात करें कि इनर सर्कल की, ठीक है, तो रेडियस कितना हमारे पास आ गया? एक रेडियस तो आर आ गया और दूसरा रेडियस हमारे पास कितना आ गया? आर प्लस 5 आ गया, ठीक है। ये कैपिटल आर जो है ये आर प्लस 5 और एक रेडियस हमारे पास आर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो परिमाप है उस परिमाप का रेशियो आपको दिया है, तो आउटर का और इनर से। तो आउटर का जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो आउटर पेरीमीटर की देखो, आउटर पेरीमीटर और अपॉन में इनर पेरीमीटर, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको जरा ध्यान से देखो, 2 पाई आर, ये आउटर वाले का हो जाएगा, बाहर वाले का हो जाएगा। इनर वाले की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? होगा इसका भी 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह क्या रखेंगे हम? आर प्लस 5, क्योंकि वो उसकी वैल्यू दी हुई है। और यही बराबर किसके हो जाएगा? 23 अपॉन में 22 के, ये इसके बराबर हो जाएगा। 23 अपॉन में 22 के। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा हाँ, देखो ये गलती की है ना, देख के ही समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ लिख गया। देखो ध्यान से, ऊपर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ ना यार। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? आर प्लस 5, और ये क्या होगा यहाँ पे? आर हो जाएगा, ठीक। अब जो चीजें कट सकती हैं उसको काट दो। तो देखो 2 पाई से 2 पाई इजी वे में यहाँ कट हो जाएगा। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो इसको जब आप इस तरफ लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 आर प्लस 110, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 23 आर के, ठीक। 22 आर बराबर 110 होगा ना। 5 टू 10, 5 टू 10 और 11। अब इसको इधर ले आओ, तो 22 आर माइनस 23 आर बराबर माइनस 110 के। तो माइनस का आर बराबर आया माइनस के 110 के, तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? 110 मीटर है तो मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहां पे आपको दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया हुआ है वो क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो उसको ध्यान से देख के इसी तरीके से करोगे, समझ गए? अब ध्यान से देख लो, समझ जाओ। आपको आउटर और इनर रेडियस दिया हुआ था, तो कैपिटल आर की हम बात करें तो इस आर में ये 5 जोड़ दे तो कैपिटल आर हो जाएगा, और इनर वाला तो आर हमारा रेडियस आर रहेगा ही रहेगा। अब पेरीमीटर की बात किया तो 2 पाई आर, कैपिटल आर की जगह आर प्लस 5 रखेंगे, नीचे 2 पाई आर, और इसका रेशियो 23/22 दिया। 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा, तो 22 आर प्लस 110 बराबर 23 आर। ये इस तरफ आएगा, माइनस का आर बचेगा, उधर जाएगा माइनस का 110 बचेगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। इनर सर्कल का पूछा है, ध्यान देना, इनर सर्कल का कौन सा? आंतरिक वृत्त, ठीक। तो अंदर वाला स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 110। अगर हमसे बाहरी वृत्त का पूछता तो 110 प्लस 5 यानी 115 कर देते, ठीक है। 110 प्लस 5 यानी 115 कर दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा होगा कि नहीं है, चेक किया जाए। छोटा नहीं होगा ये, चलो क्वेश्चन ही छोटा कर देंगे पूरा।
कह रहा था टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली सैलरी इन रुपीज ऑफ 1000 वर्कर। सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के विवरण को रुपए में प्रदर्शित करती है। द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स विथ वीकली सैलरी लेस देन एंड अप टू रुपीज 125 इज। 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 66, 19, 81 या 34। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? आप उसको फटाक से आंसर करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। नहीं लगा दे रहे हैं। चलो, समय शुरू हो गया। आराम से करो देख के। अभी उसको डाउन कर देंगे, ठीक है ना? डाउन कर दिया जाएगा उसको। जल्दी 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 जल्दी। जो 125 तक या 125 से कम है उन्हीं का पूछ रहा है। फटाफट से, आसान है वैसे, हो जाएगा। इतने में ही जगह मुझे चाहिए नहीं होगी ज्यादा, इजी है, कर लोगे फटाफट से। 15 मोर सेकेंड्स टू गो। मैं हट गया हूं ताकि टेबल छुप छुप ना जाए। टाइम इज अबाउट टू बी अप। चल, समय समाप्त। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज किसका? जिसका सैलरी या तो 125 से कम हो या 125 तक हो। तो ये देखो कौन कौन से हो गए। तो ये 40 हो गया, ठीक है, 120 हो गया, 200 हो गए और 300 हो गए। ये इतने हैं जो क्या है, जो कि आपके किससे, या तो 100 लेस देन 50, ये 75 तक ही है, ये 100 तक है और ये 125 तक है। तो ये आपका टोटल हो गया। तो 3 2 5, एक 6 और 4 2 6, यानी कितने हो गए ऐसे? 660 ऐसे लोग हो गए। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि 660 ऐसे लोग कितने में से हैं? 1000 में से। और परसेंटेज पूछा है तो क्या कर देंगे हम? इंटू 100 कर देंगे। तो ये कट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने कट किया, ये तीनों कट करेंगे यहां से, तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा? 66% ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका वीकली जो पे आउट है या वीकली जो सैलरी है वो या तो 125 से कम है या 125 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो देखो बढ़ जा रहा है, ये 126 हो गया, तो हमको 126 तक जाना ही नहीं है। हमको कहां तक से मतलब है? हमको 125 तक से मतलब है। ठीक है, 126 पे हमको नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? तो देखो, देखने में लगता है क्वेश्चन की बहुत, अरे यार टेबल दे दिया इसमें, ये एक तरह से आप कह लो इसको, तो आपका उसका हो गया ना क्वेश्चन, ये आपका टेबुलेशन वाला, जिसको आप डाटा बोलते हैं, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसका हो गया। लेकिन देखो कितना आसान था कि देखते ही आप इसको लगा दोगे। नीचे 1000 ऑलरेडी दे दिया है, ऐसे ही परसेंटेज निकालना है तो कट जाएगा इजी वे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour. Its usual speed will be। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। तो निर्धारित गति इसकी क्या है? बहुत आराम से, इत्मीनान से देख के इसको सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा फटाफट से। 1 घंटे में 250 किलोमीटर का इसको इंक्रीज करना पड़ा। फास्ट। चलो देखो,
अब अगर एकदम नॉर्मल तरीके से करते हैं, पहले आओ देखते हैं एकदम नॉर्मल तरीके। डेस्टिनेशन कितनी दूरी पे है? तो डेस्टिनेशन 1500 की दूरी पे है। ठीक है, डेस्टिनेशन कितनी दूरी पे? डेस्टिनेशन 1500 की दूरी पे है। तो दोनों बार डेस्टिनेशन 1500 की दूरी होगी, जब यूजुअल टाइम से चल रहा होगा तब भी, और जब लेट कर रहा होगा तब भी। अब समय ज्यादा किस में लगेगा? समय ज्यादा यूजुअल स्पीड से जब जाएगा तब लगेगा। तो यूजुअल स्पीड इसकी हम मान लेते हैं एक्स है, तो नई स्पीड क्या हो गई? एक्स प्लस 250। तो अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो आपको मिला क्या? टाइम मिला यहाँ पे। और इसी समय का अंतर कितना कह रहा है? आधे घंटे का है, 30 मिनट का, यानी 1/2 का यहाँ पे क्या है? ये अंतर है। ठीक, कितने का अंतर है? 1/2 का अंतर है। अब यहाँ पे आप 1500 ऊपर कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? एक्स प्लस 250, यही होगा ना? एक्स प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 250x, और यहाँ पे ये 1500 कॉमन। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा? 1/2 के। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। अब देखो ये x और ये x कट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा तो कितना हो जाएगा? यहां मैं लिख देता हूं कि ये यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? इस तरफ, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू 250 इंटू 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 250x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, जब इसको करोगे तो 50 और ये 7500, ये वैल्यू होगी आपकी इसके बराबर, किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 250x के। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7500, ये बराबर 0। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें इसको दो ऐसे पार्ट में करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले? 7500 मिले माइनस का, और ऐड या माइनस करने पे 250 मिले। तो अब इसे कौन सा नंबर हो सकते हैं? तो हो जाएगा आपका, दो होगा ना, 500 चाहिए। किसको किसको कर सकते हो? एक तो 25 यानी 250 और 300 करेंगे तब होगा? नहीं, 250 300 नहीं होगा। 15 25 75, 15 25 75, 7500, तो सही है। ठीक है, इसको जरा फैक्टर करो तो 15 25 75, कहीं गड़बड़ नहीं ना कर दी हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सही है। 25 करेंगे तो 250, 25 25 3 75। अगर इसको हम लोग करें कितना, कुछ तो गलती लग रही है। ओ यस यस यस, ये देखो, ये 0 एक और होगा ना, 3 0 हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, यही गलती थी। ठीक, अब हो जाएगा। अब कर सकते हैं हम लोग ना, 7500, 250, 300, 750। कहीं और गड़बड़ी कर दिया गया क्या? अगर ऑप्शन से रखोगे तो, ऑप्शन से रख के भी देखो तो 900 इधर नहीं आएगा, 950 इधर नहीं आएगा, 75000, 750 और 100 करते हैं तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ भी कुछ गलती की क्या हम लोगों ने? x प्लस 250 माइनस एक्स हो जाएगा 1500, इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 250x हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो इसमें 500 हो जाएगा, और 15 बचे 75, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। ओहो, ये 25 लिख दिया। ओ, देखो यही होता है, देखो थोड़ा सा ध्यान ना दो ना, सब इधर का उधर हो जाता है। इसलिए देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर गया और आपका पूरा का पूरा मेहनत खराब हो गया। चलो देखो, ये कितना हो जाएगा?
यहां जब करोगे तो 1500 ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, ये 250 होगा, और इंटू 2 होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स के होगा। तो यहां से जब आप करोगे तो वैल्यू अब देखो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, और ये 50 यानी 500, फिर 15 बचे 75, माइनस 75 के बाद 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर होगा आपके जीरो के, ठीक, क्योंकि इसका भी जीरो होगा और यहाँ 3 जीरो यहाँ हो जाएंगे, तो 4 जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो सही हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू लेके चलना है जिसमें माइनस करने पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाए, तो 750 हो गया एक वैल्यू, और एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक, 750 और 1000। इसका मतलब इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, तब तो मल्टीप्लाई करने पे 7,50,000 आएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 250 आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस का 750, ये तो माइनस में हो जाएगा तो ये तो ले नहीं सकते, तो इसीलिए इसको आप ले लोगे, 750 किलोमीटर पर आवर होगा। देखो थोड़ी सी गलती हुई, छोटी सी एक को कंफ्यूजन, और वहां पे देखो कैलकुलेशन पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसीलिए देखो कहता हूं हमेशा कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आप इसको करोगे, देखो यही कैलकुलेशन में हमने 25 बस लिख दिया था, 250 की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया गया था, 25 लिख दिया गया, तो पूरा का पूरा चेंज, ठीक है। चलो ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपने से, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अपने से, नहीं आएगा तो पूछ भी लेना, ये भी ध्यान रखना। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज अपना थर्ड लास्ट क्लास है यूपी पीसीएस के सी सेट का जो पीवाईक्यू करना है उसके लिए। इसके बाद हम लोग पूरे मैथ्स को स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो कल मिल लेंगे हम लोग फिर से इसी समय पे 2022 के यूपी पीसीएस के सी सेट के पीवाईक्यू जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पूछा गया या क्वांटिटी एप्टीट्यूड या जिसको आप क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप सभी को